जरा सोचिए, आप एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में रहते हैं जहां सब कुछ शांत और सुरक्षित लगता है। लेकिन तभी एक दिन ऐसा आता है जब आपको गांव से भागने के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय मिलता है, क्योंकि एक विशाल सुनामी तेजी से आपकी ओर बढ़ रही होती है। ये कहानी सच्ची है। 1934 में नॉर्वे की टैफोर्ड गांव में ऐसा ही हादसा हुआ था। उसी पर बनी है फिल्म द वेव, जो बताती है कि मुश्किल वक्त में परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये कहानी एक छोटे से गांव नॉर्वेगियन में रहने वाले जियोलॉजिस्ट क्रिस्टन की है। वो अपनी पत्नी एडन और 2 बच्चों यूलिया और एंड्रे के साथ एक शांत और साधारण जीवन जी रहा है। एक दिन वो नजदीकी शहर से फेरी के जरिए घर लौटता है, जहां सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। लेकिन उनका ये सुकून भरा जीवन अब बदलने वाला था, क्योंकि पूरा परिवार बड़े शहर शिफ्ट होने वाला है। क्रिस्टिन को बेचैनी हो रही थी, क्योंकि सिर्फ जगह ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो अब एक ऑयल कंपनी में नौकरी करेगा। एडन उसका साथ देते हुए कहती है कि ये बदलाव उनके रिश्ते के लिए अच्छा होगा। अपनी नौकरी के आखिरी दिन क्रिस्टिन भूकंप की निगरानी वाले अपने पुराने ऑफिस जाता है। वहां उसके यार याकूब, एरविन, मार्गरेट और गोंग उसे अच्छे से विदा करते हैं और सब लोग उसे नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जैसे ही क्रिस्टिन स्टेशन छोड़ने वाला होता है, उसकी नजर सेंसर्स पर पड़ती है, जो दिखा रहे होते हैं कि पहाड़ के 2 हिस्सों में जमीन के नीचे का पानी अचानक कम हो गया है। और तो और चेतावनी देने वाला सायरन भी बार बार बज रहा था। फिर भी उसके साथी उसे कहते हैं चिंता मत कर, सब ठीक है, और उसे सलाह देते हैं कि अब वो घर चला जाए। घर लौटते हुए एडन उसे फिर याद दिलाती है कि अब उसे काम की चिंता छोड़कर परिवार और नए जीवन की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्रिस्टिन के मन में बार बार कुछ गलत होने का एहसास हो रहा होता है। एडन बताती है कि उसे अपने लोकल होटल में अपनी आखिरी कुछ शिफ्ट्स पूरी करने के लिए कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। दोस्तों को अलविदा कहने के बाद वो बच्चों को लेकर फेरी क्रॉसिंग की ओर चल पड़ता है। लेकिन अचानक वो वापस मुड़ के स्टेशन पर जाता है, एक बार फिर मशीनों की रीडिंग चेक करने। बच्चों को कार में छोड़ के वो अपने साथियों के पास भागता है, डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि प्रॉब्लम सेंसर में नहीं बल्कि उनके वायर्स में हो सकती है, और बोलता है कि पानी की लेयर्स अब पुराने रास्तों पर नहीं बह रही है, वे नई राहें बना रही है। इसे जमीन खिसक सकती है और सेंसर से जुड़े वायर टूट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लैंडस्लाइड आने से पहले कोई भी संकेत नहीं मिलेगा। जब वो अपनी इस आशंका को याकूब को बताता है तो याकूब उसे और अरविंद को तुरंत पहाड़ की तरफ भेजता है। दोनों हेलीकॉप्टर से वहां की गहरी दरार से नीचे उतरते हैं। उधर आंद्रे कार में बैठा बैठा परेशान हो जाता है और अपनी माँ एडन को कॉल करता है। तभी एडन को पता चलता है कि बच्चे अब भी भूकंप निगरानी स्टेशन के पास कार में बैठे हैं। इधर पहाड़ में क्रिस्टिन और एरविन जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, उन्हें एक जगह टूटी हुई वायरें दिखती है। ये साफ संकेत है कि जमीन की परतें हिल चुकी है, बिल्कुल वैसा ही जैसा क्रिस्टिन ने सोचा था। अब वो मान लेता है कि अगर जमीन के नीचे जमा हुआ पानी इसी तरह बहता रहा तो पूरा पहाड़ कभी भी गिर सकता है और गांव एक बड़ी तबाही का शिकार बन सकता है। लेकिन एरविन और बाकी लोग इस पर तुरंत कार्रवाई करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अब अफवाह फैल गया तो टूरिज्म सीजन बर्बाद हो जाएगा। स्टेशन मैनेजर सिर्फ निगरानी बढ़ाने का आदेश देता है और क्रिस्टिन की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। निराश क्रिस्टिन स्टेशन से बाहर आता है और देखता है कि अब शाम हो चुकी है। बच्चे थक कर होटल चले गए होंगे अपनी माँ के पास। वो होटल पहुंचता है जहाँ एडन उसे बहुत नाराज होती है। थोड़े गुस्से और बहस के बाद वो मान जाती है कि वे अगली सुबह जाएंगे और रात होटल में ही बिताएंगे, क्योंकि उनका घर खाली हो चुका था। लेकिन यूलिया घर को आखिरी बार देखने की जिद करती है और क्रिस्टिन उसे घर लेकर जाता है, जबकि आंद्रे उसके माँ के साथ होटल में ही रुकता है। घर पहुंचकर क्रिस्टिन यूलिया के लिए एक गद्दा और अपने लिए एक पुरानी कुर्सी डस्टबिन से निकाल कर लाता है ताकि रात में वही रह सके। इसी दौरान याकूब और एरविन भी पहाड़ पर स्टेशन में निगरानी कर रहे होते हैं और क्रिस्टिन की बातों पर चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि शायद क्रिस्टिन जैसे बेचैन आदमी से ऑफिस की नौकरी नहीं हो पाएगी और उसका परिवार फिर गांव लौट आएगा, क्योंकि इन पहाड़ों में एक अजीब ताकत है जो लोगों को वापस खींच लेती है।
रात हो जाती है, लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन आंद्रे को नींद ही नहीं आती। वो अपना स्केटबोर्ड लेकर होटल के बेसमेंट में चला जाता है, जहां वो अंधेरे वाले रास्ते में अकेले स्केटिंग करता है। स्टेशन में एक बार फिर सेंसर बजने लगता है। मार्गरेट तुरंत याकूब और एरविन को बताती है कि इस बार कुछ अजीब हुआ है। सेंसर दिखा रहे हैं कि पहाड़ दब रहा है, जबकि ऐसा होना नामुमकिन है। खतरा बढ़ता देख याकूब और एरविन दरारों की जांच के लिए फिर से पहाड़ की ओर निकलते हैं। उधर क्रिस्टिन को नींद नहीं आ रही होती। वो पुराने बॉक्स के पुराने भूकंप और लैंडस्लाइड की रिपोर्ट्स निकाल कर पढ़ता है। तभी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। नॉर्वे में हुई 2 बड़ी लैंडस्लाइड घटनाओं में दरारें पहले चौड़ी नहीं हुई थी, बल्कि दब गई थी। ये उस सेंसर की रीडिंग से मेल खाता है। अब देर किए बिना वो मार्गरेट को कॉल करता है और कहता है कि फौरन याकूब और एरविन को वापस बुलाया जाए। वो समझाता है कि दरारों का दबना लैंडस्लाइड से ठीक पहले होने वाला संकेत है। ये जानकारी एरविन को भी दी जाती है, लेकिन जब तक वे नीचे पहुंचते हैं, जमीन हिलने लगती है और दरार की दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगती है। क्लाइंबिंग एंकर भी अब टूटने लगते हैं। हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। क्रिस्टिन अब पूरी तरह समझ जाता है कि पहाड़ कभी भी टूट सकता है और उसके बाद एक सुनामी आएगी। वो फिर से मार्गरेट को कॉल करता है और कहता है कि सायरन बजा दो। मार्गरेट उसकी आवाज की गंभीरता से समझती है और तुरंत शहर का इमरजेंसी सायरन बजा देती है। पूरा शहर सायरन की आवाज से गूंज उठता है। इसका मतलब है कि अब लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट है। आसपास के पहाड़ कभी भी गिर सकते थे और एक विशाल सुनामी सब कुछ बहा सकती है। पहाड़ की दरार में याकूब गिर जाता है। एरविन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी गहराई में गिर जाता है। तभी एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है और समुद्र के बीच की पानी में गिरने से एक विशाल लहर बन जाता है। क्रिस्टिन और यूलिया तुरंत कार लेकर भागते हैं। उधर होटल में एडन को भी समझ आता है। वो और उसकी साथी मेहमानों को होटल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग खतरे पर विश्वास ही नहीं करते। मजबूर होकर एडन और उसके दोस्त दौड़ दौड़ कर सभी कमरों में जाकर लोगों को बाहर आने का कहते हैं। एडन ने क्रिस्टिन को कॉल किया और कहा कि वो जूलिया को लेकर तुरंत निकल जाए। वही वो खुद आंद्रे को लेकर बस में आ जाएगी, लेकिन जब वो आंद्रे के कमरे में पहुंचती है तो वो वहां नहीं होता। घबराकर एडन उसे सड़क पर ढूंढने निकल पड़ती है। इधर क्रिस्टिन एक रास्ते पर पहुंचता है जहां ट्रैफिक जाम होती है। वो सबको कहता है कि कार छोड़कर पहाड़ की ओर भागो, लेकिन लोग मानते नहीं। तभी सामने से सुनामी की लहर दिखाई देने लगती है और लोग घबराकर चिल्लाते हुए दौड़ते हैं। दूसरी ओर एडन साफ मना कर देती है कि वो आंद्रे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और वापस होटल चली जाती है। उसके साथ मारिया और फिलिप नाम का एक कपल भी मदद करने के लिए चले जाते हैं। उधर पहाड़ की सड़क पर क्रिस्टिन एक महिला को कारों के बीच फंसा हुआ देखता है। वो यूलिया को ऊपर चढ़ने भेजता है और खुद महिला को बचाने दौड़ता है। लहर बस पहुंचने ही वाली होती है, तभी क्रिस्टिन महिला को खींचकर एक कार में डालता है और खुद भी कार में जाता है। और फिर सुनामी की एक जबरदस्त लहर कार से टकराती है। कार चट्टानों से टकराते हुए उछलती है। अंदर क्रिस्टिन का सिर जोर से लगता है और वो बेहोश हो जाता है। उधर होटल में एडन, मारिया और फिलिप आखिरकार आंद्रे को होटल के गलियारे में ढूंढ निकालते हैं। तीनों उसे लेकर तेजी से बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, एक भयंकर सुनामी की लहर होटल से टकरा जाती है। मारिया डर के मारे एकदम सुन्न हो जाती है। एडन उसे खींचकर अंदर लेने की कोशिश करता है, लेकिन लहर होटल की पहली मंजिल को तबाह कर देती है। एडन चिल्ला चिल्लाकर सबको बेसमेंट की ओर भागने को कहती है। सब मिलके बंकर जैसे बने बेसमेंट की ओर भागकर उसका दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक मारिया पानी में बह जाती है। फिलिप अंदर से टूट जाता है। इधर क्रिस्टिन टूटी हुई कार में बेहोशी से होश में आता है। वो देखता है कि जिस महिला को उसने बचाया था वो अब जिंदा नहीं रही। लहरें पीछे हट चुकी थी। स्टेशन पर मार्गरेट को याकूब की एक हल्की सी सिग्नल मिलती है। वो किसी तरह बच गया था, लेकिन एरविन नहीं बच सका। मार्गरेट रो पड़ती है। क्रिस्टिन कार से रेंगते हुए बाहर निकलता है और टूटे फूटे रास्ते पर चढ़ता है। जगह जगह टूटी गाड़ियां, बिखरे शव और तबाही का मंजर होता है। तभी वो यूलिया को जिंदा पाता है। वो दूसरे बचने वालों के साथ होती है। उधर होटल के बेसमेंट में पानी तेजी से भर रहा था। एडन समझ जाती है कि खतरा अभी टला नहीं है। क्रिस्टिन एक फोन लेकर वेविंग पॉइंट पर कॉल करता है और उसे पता चलता है कि होटल की बस कभी भी वहां तक पहुंची ही नहीं।
किसी को नहीं पता बस के यात्रियों का क्या हुआ। क्रिस्टन यूलिया को एक भरोसेमंद आदमी के साथ छोड़कर होटल की ओर निकल पड़ता है, ये वादा करके कि वो उसकी माँ और भाई को वापस लेकर आएगा। बेसमेंट में एडन और अन्य लोग वेंटिलेशन पाइप के नीचे एक हवा से भरी छोटी सी जगह में सांस ले रहे होते हैं। एडन बताती है कि जैसे ही पानी पूरी तरह भर जाएगा, अंदर और बाहर का दबाव बराबर होगा, तब वे तैरकर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन फिलिप घबरा जाता है और पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। वो आंद्रे को पकड़कर उसे डुबाने लगता है। एडन किसी तरह फिलिप को रोकती है, लेकिन जब आंद्रे पानी निकलने लगता है, एडन मजबूर होकर फिलिप को अपने पैरों से पकड़कर पानी में ही दबा देती है। इधर क्रिस्टन तबाह हो चुके शहर की गलियों से होता हुआ होटल तक पहुंचता है। रास्ते में उसे होटल का बस दिखता है जहां सारे यात्री मारे जा चुके हैं। वो अंदर जाकर शवों की पहचान करता है और राहत की सांस लेता है कि उनमें उसकी पत्नी और बेटा नहीं है। आखिरकार वो होटल पहुंचता है। वहां बर्बादी के बीच उसे अपने बेटे की कुछ चीजें मिलती है। गुस्सा और बेबसी से भरकर वो टूट जाता है और जोर जोर से रोते हुए खिड़की के फ्रेम पर डंडा मारता है। बेसमेंट में बंद एडन और आंद्रे को आवाज सुनाई देती है और वे मदद की उम्मीद में जोर जोर से पाइप पर हाथ मारते हैं, लेकिन क्रिस्टन को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। हार ना मानते हुए एडन पानी में डुबकी लगाकर एक रॉड निकालती है और उसे जोर जोर से पाइप पर बजाने लगती है। आखिरकार क्रिस्टन को ये आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत बेसमेंट की ओर दौड़ता है, लेकिन तभी वहां पानी तेजी से भरने लगता है और आखिरी हवा वाली जगह भी अब खत्म होने लगती है। एडन पानी में डुबकी मारती है और उसी समय क्रिस्टन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। पानी के अंदर वो अपनी पत्नी से मिलता है और दोनों मिलकर अपने बेटे आंद्रे की ओर तैरते हैं। आंद्रे अब लगभग हार मान चुका था। तब क्रिस्टन उसे याद दिलाता है कि परिवार को उसकी जरूरत है। आंद्रे हिम्मत जुटा के फिर से ट्राई करता है और तीनों मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तैरते हुए आंद्रे डर जाता है और रास्ता भटक जाता है। क्रिस्टन अपना आखिरी सांस अपने बेटे को देता है और उसे एडन की ओर धकेलता है। एडन समझ जाती है कि क्रिस्टन शायद डूब गया है। वो बिना देर किए वापस डुबकी लगाती है और किसी तरह अपने पति को खींचकर कॉरिडोर में लाती है। वहां वो उसे सीपीआर देती है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। एडन लगभग हार मानने लगती है, लेकिन तभी आंद्रे मदद करने लगता है। वो हिम्मत नहीं छोड़ता और कोशिश करता रहता है। आखिरकार क्रिस्टन सांस लेने लगता है और पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। सुबह होते ही रेस्क्यू टीम शहर में पहुंचती है। यूलिया, जो अब तक परिवार के दोस्तों के साथ थी, सड़क पर खड़ी खड़ी हर गाड़ी की ओर देखती है, उम्मीद लिए कि उसके माता पिता लौट आएंगे। और तभी दूर से 3 लोग आते दिखते हैं, उसके मम्मी, पापा और भाई। खुशी से रोती हुई यूलिया दौड़ती है और अपने परिवार को गले लगाती है। चारों ओर बचे हुए लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। आज भी उस पहाड़ की दरारों की लगातार निगरानी की जा रही है। हर साल ये दरार 15 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन फिर लैंडस्लाइड होगा, लेकिन कब, कोई नहीं जानता। इसके साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसे लगी। इसी तरह एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें।